चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। पीएम मोदी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस, चालान भी काटा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोरोना की वजह से महाकुंभ की अवधि में की कटौती, केवल 28 दिनों का होगा मेला। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया, जाने क्या कहा। जानिए क्या है नेशनल स्कॉलरशिप और स्टूडेंट्स को कैसे मिल सकता है इस स्कीम का फायदा। अगर होली पर घर जाने का बना रहे हैं प्लान तो एक बार जान ले ये खबर, ये ट्रेनें रहेंगी रद्द। ऑनलाइन पेमेंट पर ज्यादा सावधानी बरते बैंक, ग्राहकों को न हो कोई दिक्कत। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कोरोना की वजह से महाकुंभ की अवधि में की कटौती, केवल 28 दिनों का होगा मेला। जी हां, कोरोना महामारी को देखते हुए हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की अवधि घटा दी गई। अब यह महाकुंभ 1 महीने का नहीं बल्कि 28 दिनों का होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से महाकुंभ की अवधि में कटौती की गई। यह फैसला लेने से पहले हरिद्वार के संतों को विश्वास में लिया गया। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होगा। एसओपी के मुताबिक श्रद्धालुओं को तभी कुंभ में शामिल होने की अनुमति होगी जब वे कोरोना वायरस नेगेटिव होने की रिपोर्ट पेश करेंगे। बता दें कि यह पहली बार है जब इतनी कम अवधि के लिए महाकुंभ आयोजन हो रहा है। इससे पहले महाकुंभ 4 महीने तक चलता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए पहले इसकी अवधि घटाकर 1.5 महीना की गई। इसके बाद इसे 1 महीना किया गया। अब इसे और घटाकर 28 दिन कर दिया गया। हरिद्वार में होने वाले इस महाकुंभ में 3 शाही स्नान होंगे। पहला शाही स्नान 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या पर होगा। दूसरा शाही स्नान 14 अप्रैल को वैसाखी पर होगा और तीसरा स्नान 27 अप्रैल को पूर्णिमा पर होगा। 3 शाही स्नानों में श्रद्धालुओं को गंगा में डुबकी लगाने के लिए 15 मिनट तक का समय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अगर मुकदमा रजामंदी से निपटाया तो कोर्ट फीस वापस मिलेगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि जो पक्ष निजी तौर पर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत आने वाले मुकदमे आपसी समझौते से निपटाते हैं तो उन्हें मुकदमे की पूरी फीस वापस मिलेगी। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट जरूरी नहीं, शुरू हो गई है डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म की सुविधा। जी हां, विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के लिए डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म का आगाज कर दिया। इस सुविधा के शुरू होने से पासपोर्ट बनवाने वालों को आवेदन के समय सारे मूल कागजात दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजी लॉकर प्रोग्राम के जरिए पूरी प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के मुताबिक पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम देश में पासपोर्ट सेवाओं के विस्तार की दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन है। इससे पासपोर्ट बनवाने वालों को बड़ी सुविधा होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पिछले 6 साल में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। हर महीने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रतिक्रिया, जाने क्या कहा। जी हां, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है जिसमें कीमतें कम करने के अलावा कोई भी जवाब किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। केंद्र और राज्य दोनों को उपभोक्ताओं के लिए उचित स्तर पर खुदरा ईंधन मूल्य में कमी लाने के लिए बात करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा ओपीईसी देशों ने उत्पादन का जो अनुमान लगाया था वह भी नीचे आने की संभावना है, जो फिर से चिंता बढ़ा रहा है। तेल के दाम पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, इसे तकनीकी तौर पर मुक्त कर दिया गया है। तेल कंपनियां कच्चा तेल आयात करती है, रिफाइन करती है और बेचती है।
ऑनलाइन पेमेंट पर ज्यादा सावधानी बरते बैंक, ग्राहकों को न हो कोई दिक्कत। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक और कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं को दिशा निर्देश जारी किए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से आरबीआई को ऑनलाइन पेमेंट में कुछ शिकायतें मिली थी, जिसके बाद ये गाइडलाइंस जारी की गई। आरबीआई ने बैंकों को साफ तौर पर कहा है कि नई गाइडलाइंस को लागू करने में बिल्कुल देर न करें। जल्द से जल्द ग्राहकों के लिए ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम को और सुरक्षित बनाएं। नई गाइडलाइंस का मकसद डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित करना है। इसके तहत इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, कार्ड पेमेंट, ग्राहक सुरक्षा व शिकायत निपटाने के सिस्टम को और मजबूत करना है। ये नियम सभी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक तथा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी पर लागू होंगे। बैंकों को ऐसा सिस्टम तैयार करने को कहा गया है जिससे ग्राहकों के साथ कोई धोखेबाजी न हो। आरबीआई ने कहा कि सभी बैंक को अपने ग्राहकों को समय समय पर जागरूक भी करना चाहिए, जिससे ग्राहकों को कोई धोखा न दे सके। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, 15 मार्च से कोर्ट रूम में होगी सुनवाई। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को बड़ा आदेश दिया है। नए आदेश में कहा कि उसकी सभी बेंच 15 मार्च से दैनिक आधार पर कोर्ट रूम में सुनवाई करेंगी। अभी तक अदालत की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हो रही थी। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण अदालतों को बंद कर दिया था, जिसके बाद वर्चुअल तरीके से सुनवाई की जा रही थी। लेकिन 15 मार्च से पहले की तरह कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। जानिए क्या है नेशनल स्कॉलरशिप और स्टूडेंट को कैसे मिल सकता है इस स्कीम का फायदा। जी हाँ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए स्टूडेंट्स राष्ट्रीय स्तर के स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में स्टूडेंट्स के हित को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को दोबारा शुरू कर दिया गया। एनएसपी के जरिए अब स्टूडेंट्स लगभग 16 नेशनल लेवल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से अधिकतर स्कॉलरशिप मैट्रिक लेवल के हैं। बता दें कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इस पोर्टल का संचालन किया जाता है। एनएसपी पोर्टल के जरिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर नेशनल स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय आदि के द्वारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम जारी किए जाते हैं। स्टूडेंट्स इसकी वेबसाइट scholarship.gov.in पर जाकर स्कॉलरशिप से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। अगर होली पर घर जाने का बना रहे हैं प्लान तो एक बार जान ले ये खबर, ये ट्रेनें रहेंगी रद्द। जी हाँ, यदि आप होली त्योहार पर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस खबर को जान लें। इंडियन रेलवे की ईस्ट सेंट्रल रेल मंडल ने होली से ठीक पहले कई ट्रेनों को एक सप्ताह के लिए रद्द कर दिया। दरअसल सोनपुर मंडल के बछवाड़ा स्टेशन पर रेल यार्ड रीमॉडलिंग का काम चल रहा है, जिसके कारण इस रूट पर चलने वाली 28 स्पेशल ट्रेनों को रेलवे ने 7 दिनों के लिए रद्द कर दिया। रेलवे ने कहा कि यदि आने वाली 25 फरवरी से 2 मार्च तक इस रूट पर 28 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। गौरतलब है कि इन रूटों की ट्रेनों के रद्द हो जाने से कई यात्रियों के लिए परेशानी हो जाएगी। खासकर यूपी, एमपी और बंगाल से आने वाले यात्रियों को इससे काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को तोहफा, अब मुफ्त में मिलेगा कार्ड। जी हां, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी अब अपने पात्रता कार्ड मुफ्त में खरीद सकते हैं। सरकार ने प्रति कार्ड पर लगने वाले 30 रुपए के शुल्क को माफ कर दिया, जिसका अब तक लाभार्थियों को देश भर में सामान्य सेवा केंद्रों के तहत ग्रामीण स्तर के ऑपरेटरों को भुगतान करना पड़ता था। हालांकि डुप्लीकेट कार्ड या रीप्रिंट जारी करने के लिए 15 रुपए के कर को छोड़कर सीएससी द्वारा लाभार्थियों से शुल्क लिया जाएगा। नीति आयोग की बैठक में बजट की तारीफ कर बोले पीएम मोदी, देश अब तेजी से विकास करना चाहता है।
जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों का एकजुटता के साथ काम करना जरूरी है। मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र को भी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा केंद्र और राज्यों को देश की प्रगति के लिए मिलकर काम करना होगा। आर्थिक प्रगति के लिए सरकार को निजी क्षेत्र का सम्मान करना होगा और उसे समुचित प्रतिनिधित्व भी देना होगा। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट का जिस तरह से स्वागत हुआ है वह इस बात का संकेत है कि देश विकास की राह पर अधिक तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की पहलों से हर किसी को राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि तिलहन जैसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि खाद्य तेल आदि के आयात पर निर्भरता कम हो। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बैंक खाते खोलना, टीकाकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि, मुफ्त बिजली कनेक्शन, गरीबों को सशक्त बनाने के लिए मुफ्त गैस कनेक्शन उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन को दर्शाता है। इस वर्ष के बजट पर जिस तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है उसने जता दिया है कि देश का मूड क्या है। देश मन बना चुका है कि देश तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। देश अब समय नहीं गंवाना चाहता। फिर डरा रहे कोरोना के आंकड़े, देश में 27 दिन बाद आए करीब 14,000 नए केस। जी हां, देश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 24 घंटों में कोरोना मरीजों की संख्या 14,000 के करीब पहुंच गई। कोरोना मरीजों की संख्या ने 27 दिन के बाद इस आंकड़े को छूने की कोशिश की। महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों ने कोरोना के आंकड़ों में तेजी ला दी है। भारत में कोरोना के 13,993 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 27 दिनों में सबसे अधिक है। इस दौरान 101 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पीएम मोदी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने दर्ज किया केस, चालान भी काटा। जी हां, बॉलीवुड फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री का किरदार निभाने वाले अभिनेता विवेक ओबराय को मुंबई में ट्रैफिक नियम तोड़ना भारी पड़ गया। विवेक बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने 500 रुपए का चालान काट दिया। नंद किशोर जाधव नाम के ट्रैफिक अधिकारी ने शुक्रवार शाम 7 बजे विवेक का चालान काटा। सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई की तस्वीर भी वायरल हो रही है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों में देखते हुए विवेक की लापरवाही बिन्नू वर्गीस नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने विवेक द्वारा शेयर की गई वीडियो को ट्वीट करते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, मुंबई पुलिस, मुंबई महानगर पालिका को टैग कर दिया। कार्रवाई की मांग की गई। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 1-2 स्थानों पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी 1-2 जगहों पर वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में घने से बेहद घना कोहरा कुछ स्थानों पर 21 फरवरी को छाया रहेगा।